नागरिकता सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है या हमारी पहचान की जड़? और उस जड़ का क्या होता है जब इंसान अपनी जमीन छोड़कर कहीं और चला जाता है? क्या पहचान धुंधला जाती है या और मजबूत हो जाती है? ये सवाल आज दुनिया की राजनीति का शायद सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। बिल्कुल। आज हम द हिंदू में छपे एक बेहद जरूरी विश्लेषण की गहराइयों में उतरेंगे। टॉपिक है प्रवासन, नागरिकता और वो राजनीतिक भूचाल जो इन दोनों के टकराने से पैदा हो रहा है। और ये सिर्फ अमेरिका या यूरोप की कहानी नहीं है, ये भारत के भविष्य की पटकथा भी लिख रहा है ना? एकदम। और यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो ये चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, ये सीधे सीधे जीएस पेपर 1 में समाज, जीएस 2 में राज व्यवस्था मतलब सिटीजनशिप, इलेक्शन कमीशन और निबंध के लिए भी एक बेहद जरूरी टॉपिक है। तो चलिए इस पूरे समीकरण को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। हम देखेंगे कि कैसे प्रवासन नागरिकता के पारंपरिक विचार को चुनौती दे रहा है और भारत का चुनाव आयोग इससे कैसे निपट रहा है और कैसे लोगों की आवाजाही देश के राजनीतिक और सांस्कृतिक ताने बाने को बदल रही है। चलिए शुरू करते हैं। तो मुद्दे की जड़ से शुरू करते हैं। नागरिकता का पूरा आइडिया इस बात पर टिका है कि आप किसी एक जगह से जुड़े हैं। आपका घर, आपका मोहल्ला, आपका देश। पर जब लाखों लोग काम, पढ़ाई या बेहतर जिंदगी के लिए अपनी जगह छोड़ देते हैं तो ये कनेक्शन ये टूट जाता है और ऐसा लगता है कि सरकारें इसके लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल। और इसके लिए एक बड़ा दिलचस्प शब्द इस्तेमाल हुआ है, कंसेप्चुअल ड्रिफ्ट। कंसेप्चुअल ड्रिफ्ट मतलब नागरिकता का कॉन्सेप्ट जो पहले किसी जमीन के लंगर से बंधा हुआ था, अब वो लंगर टूट गया है और नाव धीरे धीरे कहीं और बह रही है। पहचान अब पते से अलग हो रही है। अच्छा। और इसी चुनौती से निपटने के लिए भारत के चुनाव आयोग यानी ईसीआई ने एक स्पेशल ड्राइव शुरू की है। हाँ, वो SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, सुनने में तो काफी भारी भरकम लगता है। आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मकसद है वोटर लिस्ट को क्लीन अप करना। क्लीन अप करना। हाँ। ईसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि शहरीकरण और प्रवासन की वजह से एक ही इंसान का नाम कई कई जगहों की वोटर लिस्ट में शामिल हो सकता है। अच्छा, मतलब दोहराव को हटाना। बिल्कुल। SIR का काम ऐसे दोहराव को हटाना और लिस्ट को अपडेट करना है। तो ये एक तरह की सफाई मुहिम है। क्या ऐसा सिर्फ भारत में हो रहा है या ये कोई ग्लोबल ट्रेंड है? नहीं, ये ग्लोबल ट्रेंड है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल याद है? हाँ बिल्कुल। उनके न्याय विभाग ने सभी 50 राज्यों से उनका पूरा वोटर रजिस्ट्रेशन डेटाबेस मांग लिया था। ओह हाँ। और वजह क्या बताई गई थी? वजह वही थी कि वो फेडरल चुनावी कानूनों को लागू करना चाहते हैं और वोटर फ्रॉड रोकना चाहते हैं। अरे वाह, मतलब ये तो बिल्कुल वही स्क्रिप्ट है, देश अलग नेता अलग, लेकिन दलील एक ही कि हमें अपनी मतदाता सूची को शुद्ध करना है। एकदम। इसके पीछे एक गहरा डर या कहिए एक राजनीतिक नैरेटिव काम करता है। क्या डर? अमेरिका हो या भारत, दोनों जगहों पर बाहरी या विदेशी मतदाताओं का डर दिखाया जाता है। अच्छा। कि कोई बाहर से आकर चुनाव के नतीजों को प्रभावित कर रहा है। बिल्कुल। और ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक हथियार बन जाता है। और जब हम प्रवासन की बात करते हैं तो ये कोई छोटा मोटा बदलाव तो है नहीं। आंकड़े तो हैरान करने वाले हैं। बहुत ज्यादा। सोचिए, सिर्फ 30 साल में दुनिया भर में अपने देश से बाहर रहने वालों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। दोगुनी? हाँ, 1990 में 15.4 करोड़ से आज 30 करोड़ के पार। ये दुनिया की आबादी से भी कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ी है। और इसी बढ़ती संख्या का सीधा असर हमें पश्चिमी देशों में बढ़ते राष्ट्रवाद के रूप में दिखता है ना? बिल्कुल, जिसे नेटिविस्ट पॉपुलिज्म कहते हैं। आंकड़ों को देखिए, अमेरिका की लगभग 15% आबादी अब विदेश में जन्मी है। और ब्रिटेन में तो ये बदलाव और भी तेज है। हाँ, वहां 2001 में ये सिर्फ 8% था, जो 2021 तक दुगना होकर 16% हो गया। और ऑस्ट्रेलिया का आंकड़ा तो अविश्वसनीय है। करीब 31-32% आबादी प्रवासी है। सही कहा। यही वजह है कि आज ज्यादातर विकसित देशों में प्रवासन, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के साथ साथ टॉप 3 चुनावी मुद्दों में से एक बन गया है। ये अब सिर्फ एक सामाजिक मुद्दा नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड है। बिल्कुल। तो सरकारें इस प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए क्या कर रही हैं? दिलचस्प बात यह है कि भारत तो खुद मानव संसाधनों का निर्यात करने की पॉलिसी बना रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे लोग नौकरियों के लिए बाहर जाएं। और यहीं पे एक नया बहुत दिलचस्प ट्रेंड उभर रहा है। वो क्या? अमीर देशों को युवा मजदूरों की जरूरत है क्योंकि उनकी अपनी आबादी बूढ़ी हो रही है। लेकिन वे ये नहीं चाहते कि ये मजदूर वहां बस जाएं, नागरिक बन जाएं और राजनीतिक अधिकारों की मांग करें। एकदम सही। मतलब उन्हें कामगार चाहिए, नागरिक नहीं। एक तरह से गेस्ट वर्कर्स। अच्छा। वे चाहते हैं कि लोग कुछ साल काम करें और फिर वापस चले जाएं। अमेरिका का H-1B वीजा इसका क्लासिक उदाहरण है, जहां नागरिकता का रास्ता बहुत मुश्किल बना दिया गया है।
इसका सबसे बड़ा मॉडल तो शायद खाड़ी के देशों में दिखता है। बिल्कुल, जीसीसी कंट्री जैसे यूएई, सऊदी अरब और सिंगापुर में वहां लाखों मजदूर काम करते हैं, पर उनके पास कोई राजनीतिक अधिकार नहीं होते। अब यूरोप और अमेरिका भी इसी मॉडल पर विचार कर रहे हैं। तो ये तो उन भारतीयों की कहानी हुई जो सरहद पार कर गए, लेकिन ये पूरा ड्रामा तो हमारे अपने आंगन में, हमारे अपने शहरों के अंदर भी चल रहा है ना। बिल्कुल, भारत के करीब 3.5 करोड़ लोग विदेशों में रहते हैं। हाँ। इनमें से जो भारतीय नागरिक हैं, उन्हें 2010 के कानून के तहत वोट देने का अधिकार तो मिला है, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त के साथ। और वो शर्त क्या है? शर्त यह है कि उन्हें वोट डालने के लिए खुद भारत आकर अपने पासपोर्ट वाले पते के पोलिंग बूथ पर मौजूद रहना होगा। लेकिन ये तो बहुत मुश्किल है। मतलब अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में बैठा कोई इंसान सिर्फ एक वोट डालने के लिए हजारों डॉलर्स खर्च करके भारत क्यों आएगा? उनका तर्क है कि सरकार ने एक हाथ से अधिकार दिया और दूसरे हाथ से उसे लगभग नामुमकिन बना दिया। ये तो हुई बाहर बसे भारतीयों की बात, लेकिन जो देश के अंदर माइग्रेशन हो रहा है उसका क्या? सरकारी नीतियां तो खुद इसे बढ़ावा दे रही हैं। हाँ, आपने बहुत सही मुद्दा उठाया। खासतौर पर 2020 में जम्मू कश्मीर के लिए जो डोमिसाइल यानी अधिवास के नियम बदले गए, वो इसका बड़ा उदाहरण है। हाँ, उन नियमों में ढील दी गई थी। नए नियमों के तहत कोई भी व्यक्ति जो वहां 15 साल से रह रहा है या कोई सरकारी कर्मचारी जो 10 साल से तैनात है, वो वहां का निवासी बन सकता है। और यहीं पर दो अलग-अलग कहानियां सामने आती हैं। सरकार इसे विकास की तरह देखती है, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि ये उस इलाके की डेमोग्राफी यानी आबादी के ताने बाने को हमेशा के लिए बदलने की कोशिश है। और ये दिखाता है कि प्रवासन के कितने गहरे राजनीतिक आयाम हो सकते हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई मजदूर बिहार से मुंबई आता है तो वो सिर्फ अपनी मेहनत नहीं, अपना वोट भी साथ लाता है। और जब लाखों लोग ऐसा करते हैं तो शहर का पूरा पॉलिटिकल इक्वेशन ही बदल जाता होगा। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इसका सबसे बड़ा असर वोटिंग के अधिकार पर ही पड़ता है। आपका वोट आपके साधारण निवास की जगह से जुड़ा होता है। इसका कोई ठोस उदाहरण है? सबसे जीवंत उदाहरण मुंबई है। आज मुंबई में मराठी बोलने वालों की संख्या 40% से कम हो गई है। 40% से कम? हाँ, जबकि हिंदी बोलने वालों की आबादी लगभग 30% तक पहुंच गई है। और इसका सीधा असर वहां की राजनीति पर पड़ा होगा। जाहिर है, शिवसेना की जो मराठी मानुष वाली मूल निवासी राजनीति थी, वो लगभग खत्म हो गई है। अच्छा। अब सभी पार्टियां हिंदी भाषी उम्मीदवारों को टिकट देती हैं, क्योंकि वे एक निर्णायक वोट बैंक बन चुके हैं। ये प्रवासन द्वारा राजनीति की पूरी दिशा बदल देने का टेक्स्ट बुक केस है। और ये सिर्फ मुंबई की कहानी नहीं है। 2011 की जनगणना में ही भारत की 38% आबादी प्रवासी थी। सोचिए, जब 2027 की जनगणना के आंकड़े आएंगे तो हमें इस बदलाव का असली पैमाना पता चलेगा। और ये बदलाव सिर्फ राजनीतिक नहीं है। प्रवासी अपने साथ सिर्फ वोट नहीं, अपनी संस्कृति, अपने मूल्य, अपनी मान्यताएं भी लेकर आते हैं। हाँ, ये एक टू वे स्ट्रीट है। बिल्कुल। जैसे एक दिलचस्प तथ्य है कि व्हाइट हाउस में अब हर साल दिवाली मनाई जाती है। ये प्रथा 2003 में शुरू हुई थी। ये सांस्कृतिक प्रवाह का एक बेहतरीन उदाहरण है। इतिहास में भी ऐसा ही हुआ है। वैदिक परंपराएं भी प्रवासन के जरिए ही आर्यवर्त से पूर्वी और दक्षिणी भारत तक फैली। और भाषाएं भी तो लोगों के साथ सफर करती हैं। हाँ, भाषावेद पेगी मोहन की एक कमाल की किताब है, फादर टंग मदरलैंड। हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में। उनका तर्क बहुत दिलचस्प है। वो कहती हैं कि ऐतिहासिक रूप से पुरुषों ने ज्यादा प्रवास किया। वे नई जगहों पर गए और वहां की स्थानीय महिलाओं से मिले। और आज हम जो भाषाएं बोलते हैं उनमें उसी मिश्रण की छाप है। बिल्कुल, हमारी भाषा, हमारा खाना, हमारे त्योहार, सब कुछ कहीं ना कहीं प्रवासन की ही देन है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं, जन्म सिद्ध नागरिकता यानी बर्थराइट सिटीजनशिप के भविष्य पर। हाँ, ये विचार कि किसी देश में पैदा होने भर से आप वहां के नागरिक बन जाते हैं, अब खतरे में है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा वैश्विक बदलाव है। अमेरिका के संविधान का 14वां संशोधन कहता है कि अमेरिका में पैदा हुआ हर व्यक्ति वहां का नागरिक है। लेकिन ट्रंप प्रशासन ने इस व्याख्या को ही चुनौती दे दी थी। बिल्कुल, ये उस बर्थ टूरिज्म की प्रतिक्रिया थी, जहां लोग सिर्फ अपने बच्चे को अमेरिकी नागरिकता दिलाने के लिए वहां जाते थे। और भारत ने भी इस दिशा में कदम उठाए हैं, है ना? हाँ, भारत ने भी अपने नागरिकता कानून में बदलाव किया है। अब अगर कोई बच्चा किसी अवैध अप्रवासी से भारत में पैदा होता है तो उसे जन्म से नागरिकता नहीं मिलती जा रही हैं। एकदम। तो इन सब का मतलब क्या है? जैसा कि इस लेख में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, लोगों का स्थानांतरण मानव जाति के इतिहास को स्थानांतरित करता है। और लोगों का स्थानांतरण
भारत की राजनीति को नया आकार दे रहा है। और ये बदलाव आने वाले समय में और भी साफ दिखेंगे। हाँ, पहले जनगणना के जरिए, फिर मतदाता सूची संशोधन के जरिए और फिर परिसीमन यानी डिलिमिटेशन के जरिए। जब आधी सदी के बाद पहली बार राज्यों के बीच लोकसभा की सीटों का बंटवारा होगा, तो आबादी के नए आंकड़े राजनीतिक शक्ति के संतुलन को पूरी तरह बदल देंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। जब नीतियां खुद प्रवासन को प्रोत्साहित करती हैं, तो इसके राजनीतिक परिणामों की जिम्मेदारी किसकी है? और जब एक मतदाता का पता बदलता है, तो क्या सिर्फ उसका मतदान केंद्र बदलता है या लोकतंत्र का पूरा समीकरण ही बदल जाता है? ये कुछ सवाल हैं जिन पर सोचना जरूरी है। अगर ये चर्चा आपको सोचने पर मजबूर करती है और ऐसे लिए जरूरी विषयों की गहराई में आप उतरना चाहते हैं, तो हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। और इस विषय पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में बताइए। हम हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे।